मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आपसे आग्रह भी करता रहता हूं हर एक वीडियो में, अच्छा लगता है तो लाइक करो ताकि मुझे पता लगे कि मेरा वीडियो कितना आपको पसंद आया, आपकी कुछ ज्ञान की वृद्धि हुई। यूं तो मेरी तरफ से तो शास्त्रों के आधार पर एक एक शब्द है और मैंने आपके अनुभव में डाला है, लेकिन उसकी पुष्टि तो दर्शकों आपके ऊपर है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। हर आदमी ये सोचता है और आपने भी देखा होगा अपने चारों तरफ, पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ ना कुछ सुधार होता है। मतलब हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरी औलाद कुछ ऐसी बने ताकि और अपने भविष्य में मुझसे ज्यादा तरक्की करे, यानी जिस माहौल में मैंने जीवन व्यतीत किया उससे कहीं अच्छा हो, मतलब प्रगति हो। हर आदमी सोचता है, हर आदमी का विचार रहता है कि हमारी संतान अच्छी हो और पढ़ लिख करके अच्छी बने। लेकिन कुछ ग्रह योग ऐसे होते हैं, बालक पढ़ लिख तो जाते हैं, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे योग होते हैं अपने कुटुंब और परिवार को अवनीति की तरफ ले जाते हैं, डाउनफॉल में ले जाते हैं अपने परिवार को। उनकी गलती नहीं है, वो ग्रह का योग ऐसा है और फिर परेशानी आ जाती है। और जब साथ वालों को देखता है कि उस मेरे क्लास वालों ने या उसने, मेरे दोस्त ने तो बहुत तरक्की कर दी और मैं तो है ना डाउनफॉल में ही चला गया, अवनति की तरफ चला गया, प्रगति की तरफ नहीं गया। गलती उसकी नहीं है, गलती उसके कर्म की है। दर्शकों, संतान मिलना एक अलग बात है, योग और सुखी मिलना एक अलग बात है। संतान सुख कर्मों के आधार पर भी मिलता है, संतान भी कर्मों के आधार पर मिलती है, लेकिन संतान सुख बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि रामायण में आपने देखा होगा, महाराजा दशरथ को संतान नहीं हुई, इधर उधर उपाय के यज्ञ के ये कि यो के ऐसी उन्होंने किया तो संतान तो 4 मिल गई, लेकिन संतान सुख नहीं मिला। तो संतान सुख तभी मिलता है जब आपके कर्म आप अच्छे करके आए थे, नहीं है तो संतान आपसे कर्ज अदा करने के लिए आती है, यही आप सोच लो। और अवनीति के कारण ये हो जाते हैं। क्या है जो मैं बताऊं, बहुत है ऐसे योग, एक दोष नहीं है, यही योग है और भी है। लेकिन क्या है, ये द्वितीय भाव है। द्वितीय भाव धन का, परिवार का, कुटुंब का भाव है। जहां पर राहु हो और दसम भाव में चंद्रमा हो, क्योंकि दसम भाव उसका कर्म क्षेत्र है। दसम भाव में चंद्रमा हो, द्वितीय भाव में राहु हो और राहु की दृष्टि में चंद्रमा हो। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा डिसीजन लेने वाला है। और जब राहु से पीड़ित होगा और दसम भाव से राहु बैठ करके उसको पीड़ित कर रहा है, तो ऐसा डिसीजन लेगा, धन संपत्ति की हानि करा देगा, अवनीति की तरफ चला जाएगा। ऐसे बालक जमीन जायदाद को बिक्री कर देते हैं, माँ बाप को पता भी नहीं चलने देता। या अगर माँ बाप नहीं है तो चले गए, बाद में और सगे संबंधियों को में ये हो जाता है, अब देखो इसके पिताजी ने, इसके दादा ने तो बहुत संचय की थी जमीन या धन, और इसने धन को सारा लुटा दिया। तो वो ये है, द्वितीय भाव में राहु हो, धन भाव में राहु हो और दसम भाव में चंद्रमा, तो दसम भाव कर्म का भाव है, तो ऐसा हो। दूसरा, 22वें देश कोण में कोई भी ग्रह हो, मैंने यहां सूर्य दिखाया है, जो संबंधित कुंडली में सूर्य दिखाया है, यहां पर कोई भी ग्रह आपका 22वें देश कोण में होगा तो वह भी अपनी दशा अंतर्दशा में धन की हानि कर देगा। और मूल नक्षत्र चरण 3 हो, धन का विशेष नाश हो गया। तो जिस कुंडली में इस तरह से धन का विशेष नाश होगा, तो प्रॉपर्टी जो संचित की हुई, पिता माता की या दादा दादी की जो संपत्ति जो संचित की हुई है, उसको भी दांव पर लग जाती है। और फिर बाद में फिर यही सुनने को मिलता है कि इसने तो परिवार का नाम मिटा दिया। मैंने उसको एक वर्ड दिया है अवनीति की तरफ ले जाने वाला, थोड़ा सा आदरणीय वर्ड दिया, या तो ये कह दो भाई कुल का नाशक योग भी इसको बोला जा सकता है। इतनी संपत्ति जोड़ी हुई, सबका नाश कर दिया। परिवार वाले कुछ नहीं कह सकते हैं, किसी किसी का तो एक ही बेटा होता है, डिसीजन गलत हो जाते हैं।
माता पिता उसके ऊपर कर्ज भी ले लेते हैं, कुछ बनेगा, पढ़ेगा लिखेगा, ये करेगा वो करेगा, आगे कमाएगा, इधर जाएगा, विदेश जाएगा, फलाना जाएगा, आमदनी कमाएगा, क्यों यही तो एक है जो कमाएगा। लेकिन ऐसे ग्रह जो होते हैं, मूल नक्षत्र 3 हो गया, 22वें देश कोण में ग्रह हो गया, और द्वितीय भाव पर राहु और चंद्रमा, ये सबसे बड़ी भारी है। अवनति की तरफ लेके जाएगा, प्रगति की तरफ नहीं, अवनति की तरफ लेके जाएगा। जो कुंडली आई है, परेशान जातक सोचते हैं, जब कुंडली सामने से दिखाई देती तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ नहीं है। जब अंदर देखते हैं तो बिगड़ी मशीन मिलती है। क्या कारण है? जातक का जन्म 15 अक्टूबर 1985, शुक्ल पक्ष, मूल चरण 3, शुक्रवार को 3:30 बजे। मूल चरण 3 तो सबको दिखाई देता है और लगभग सभी उसकी शांति करा भी लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मूल चरण 3 धन का नाश होता है, धन का नाश करने वाला होता है। मीन लगन हुआ, मीन लगन के 22 डिग्री 52 मिनट है, और द्वितीय भाव में राहु 14 डिग्री 37 मिनट लेकर के है। सप्तम भाव में मंगल है, मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है और भाग्य भाव का स्वामी मंगल है। अष्टम भाव में केतु 13 डिग्री 35 मिनट लेकर, शुक्र 13 डिग्री 35 मिनट लेकर के, केतु 14:37 लेकर के, सूर्य तुला राशि में नीच राशि, सूर्य नीच नहीं है, नीच राशि में है, 29 डिग्री 19 मिनट लेकर के है, और सूर्य 22वें देश कोण में है। लगन के उदय 22 अंश है, तो 22 अंश 52 है, यानी 23 समझ लो। यहां के 23 तक उसके 21 देश कोण हो जाते हैं, और फिर 22वां देश शुरू होगा 10 डिग्री का, जो कि 9 भाव में भी चला जाता है। तो सूर्य बिल्कुल स्पष्ट 22वें देश कोण में है। 9 भाव में शनि 6 डिग्री लेकर के है, शनि और पुत्र, शनि और सूर्य का विषयोग बन रहा है। इसमें दो मत हैं, कोई मान लो शनि अस्त नहीं होता, विद्वानों का मत यह था कि पुत्र को कभी शनि अस्त नहीं करता, जो भी हो, पर यहां पर जब मिलती है तो सूर्य कमजोर हो जाता है, पहले से ही कमजोर और भी कमजोर हो गया। बुध 20 डिग्री लेकर के है, 10वें भाव में चंद्रमा 8 डिग्री 51 मिनट लेकर के मूल नक्षत्र में है, और गुरुदेव 16 डिग्री 22 मिनट लेकर के मकर राशि में। गुरु नीच राशि में, नीच के नहीं है, सिर्फ 5 डिग्री तक जब सूर्य के नक्षत्र में होते हैं तो नीच के होते हैं, और गुरु यहां पर श्रावण नक्षत्र में है, माना नीच राशि में है, पर्वत दोष है, लेकिन फिर मैं कहता हूं गुरु नीच के नहीं है। ऐसे गुरु परिश्रम कराएंगे, परिश्रम करा करके कुछ लाभ मिलेगा, आसानी से नहीं मिलेगा, अथक परिश्रम होगा, या ये कह सकते हैं परिश्रम अधिक लाभ कम होगा, ये भी कहा जा सकता है, लेकिन लाभ होगा, परिश्रम करने के बाद लाभ होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहां से राहु चंद्रमा को 9वीं दृष्टि से देख रहा है। चंद्रमा 5वें भाव का स्वामी है, 10वें भाव में है। हम तोते की तरह बताते हैं राजयोग अच्छा, सरकार अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन चंद्रमा तो राहु से पीड़ित है, और राहु द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव धन का, कुटुंब का भाव है। धन को ऐसे डिसीजन मेकर होगा, क्यों? चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है, ऐसा भ्रमित कर देगा, ऐसे डिसीजन लेगा तो धन की हानि हो जाएगी, संपत्ति की हानि हो जाएगी, हर चीज को दांव पर लगा देगा, ऐसा चंद्रमा यहां पर होगा। सूर्य भी अशुभ स्थान पर आ गया, 22वें देश कोण में आ गया। अब हम नवास देखते हैं तो 20 नवास में शुक्र और केतु है। जब शुक्र 20 नवास में आ गया, केतु भी 20 नवास में आ गया, शुक्र भी हानि कर देगा, केतु भी हानि करेगा। वो तो सप्तम भाव का स्वामी यहां पर है, बुध है, काम चल रहा है, तो दाम्पत्य सुख देने वाले दो ही होंगे, सप्तमेश और शुक्र। तो कम तो होगा, लेकिन फिर बस थोड़ा सा काम चल रहा है कि भाई ये बुध यहां पर ठीक है, सप्तमेश अच्छी जगह पर है, ये ऐसा मान करके सोच लो। बाकी शुक्र अपने कारक की हानि करेगा, जब 20 नवास में आ गया हानि करेगा। विवाह में भी परेशानी आ जाती है, हानि करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देगा करके, हानि करेगा। जब कभी शुभ आएगा दे देगा, तो यानी हर चीज में हानि करेगा। लेट शादी होगी और विवाह मतलब ठीक से नहीं होगा, ठीक से इन द मंथ में बढ़ती हुई उम्र में होगा,
और फिर धन की हानि होगी, दाम्पत्य सुख नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजें शुक्र की आ जाती, हानि करेगा। तो और सूर्य 22वें देश कान में आ गया, पुष्कर नवास में गुरु आ गया। अब गुरु पुष्कर नवास में है। पुष्कर नवास का सिद्धांत है अपने कारक की बढ़ोतरी करेगा। अपने कारक की बढ़ोतरी, गुरु किसका है? संतान का कारक है और धन का कारक है, तो उसमें बढ़ोतरी करेगा। और जिस राशि का स्वामी है लगन का, इसका इनकी बढ़ोतरी, लेकिन नीच राशि में आ गया, यहां पर परेशानी देते हुए बढ़ोतरी करेगा, अथक परिश्रम के साथ बढ़ोतरी करेगा। और जब कोई भी लग्नेश नीच राशि में होता है तो अपना डिसीजन लेना स्वयं का मुश्किल हो जाता है। यहां पर अपना डिसीजन लेना स्वयं का मुश्किल हो गया, और चंद्रमा मन का कारक है तो मन भी पीड़ित हो गया, और ऐसे डिसीजन लिए गए कि संपत्ति दाव पर लग गई और किसी को पता नहीं। उसके बाद बदनामी आ गई कि बाप दादा की संपत्ति को सभी को पता लगेगा तो आप सभी बोलेंगे, जो कमाया था संचित किया हुआ उसको धन की हानि हो गई। दसम भाव में चंद्रमा राहु का प्रभाव मैंने बता दिया। मूल नक्षत्र 3 का मैंने आपको बता दिया। लग्नेश सूर्य 22वें देश में, लग्नेश का नवासपति शुक्र विष नवास में है। लग्नेश गुरु है और नवास से ही ऊर्जा मिलती है हर एक ग्रह को, और गुरुदेव क्या शुक्र की राशि में है, और शुक्र यहां पर आ गया विष नवास में आ गया, प्रकृति नहीं रही। जब लग्नेश का नवासपति विष नवास में आ गया तो प्रगति नहीं रही, प्रगति सब डूब गई। सूर्य अशुभ हो गया 22वें देश में, अपनी दशा अंतर दशा में साफ कर देगा धन को। मूल नक्षत्र 3 हो गया, और सबसे बड़ा दसम भाव में चंद्रमा जो डिसीजन मेकर है, मन का कारक है, वो भी हो गया। लग्नेश भी मकर राशि में नीच राशि में हो गया। लग्नेश नीच का नहीं है, अथक परिश्रम कराने वाला होगा। ऐसा अथक परिश्रम से थोड़ा लाभ मिलेगा, उतना तो नहीं, फर्क तो आएगा, ऐसा तो नहीं है नहीं आएगा, लेकिन अगर 5 डिग्री तक होता तो ज्यादा परेशानी होती। तो ये ग्रह की स्थिति रही और मंगल की महादशा चल रही है। तो ये है कारण। आप सोचते हैं पंचम भाव का स्वामी दशम में चला गया, पंडित जी ने बता दिया नौकरी मिल जाएगी, ये हो गया, कुछ नहीं मिला। फिर लाखों रुपए रिश्वत भी दे दिया, पैसा भी डूब गया। राहु गलत जगह पर पैसा फंसा देता है, गलत जगह पर फंसा देता है। जैसे कोई आज अपने खर्चे पर अगर विदेश जाना जाए तो आप समझते हो कितने लाखों रुपए लगेंगे, और वहां थोड़े से दिन रह करके आ जाए। गलत, यानी ऐसा चंद्रमा गलत डिसीजन मेकर हो जाता है, और फिर उससे परिवार की अवनति होती है, प्रगति नहीं होती। अब नवास में देखिए शनि राहु आ गया, सापेक्ष हो गया। देखिए यहां पर नवास में शुक्र केतु आ गया। तो इसलिए मैं बोलता हूं षडवर्ग कुंडली देख करके उसके बाद पितृदोष तो है ही है, लेकिन पूर्ण रूप से षडवर्ग देख करके पितृदोष निवारण करें। और हम यही कर सकते हैं, फल तो सिर्फ भगवान ने देना है, लेकिन हम जो कर सकते हैं, एक ये मनुष्य योनि है जो उपाय किया जा सकता है। और लग्नेश का रत्न जरूर धारण करें गले में। लग्नेश की कैसी भी स्थिति हो, आप लग्नेश का रत्न धारण कर सकते हैं, कोई इसमें दो राय की बात नहीं। छोटा सा वीडियो है, बहुत ही पिन पॉइंट पर वीडियो है। आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें। आप भी देखिए, बचते रहिए ऐसे डिसीजनों से, ध्यान देकर के डिसीजन लीजिए ताकि अवनति की तरफ ना जाए। कर्ज लेकर के फिर परेशानी आ जाती है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब है, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।